नमस्कार। मैं लगातार आपको वीडियो बनाकर आपसे सहायता मांग रही हूँ कि मेरे जो विधवा भाभी है उसे निरंतर 2 ढाई वर्ष से अधिक हो गया है और श्रीमान ओमपाल जी ने उन्हें मेरे स्वर्गीय भाई जो हैं ब्रजेश भदौरिया उनके परिलाभ देने के लिए लगातार परेशान मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना दी और आज भी देते आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये बताऊँगी, ये मैटर मैं पहले भी मेरे पूर्व वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये जो मामला है दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का है। और आज मैं बता रही हूँ कि अनुकंपा नियुक्ति देने में भी दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में भ्रष्टाचार बहुत खुलकर किया जाता है और वो बिल्कुल भी डरते हैं। और उनकी शिकायत भी बराबर करने पे हमें ये जानकारी हो गई है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार हैं, वो सिर्फ उन्हें ही सपोर्ट करने को तैयार है। तो वो क्या कारण हो सकता है, ये शायद आप भी बेटर जानते हैं और हम भी बेटर समझ गए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह हम कोर्ट के थ्रू भी इसमें हम न्याय पालेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस तरह का भ्रष्टाचार जो मरे हुए जो सेवा कर्मचारी हैं उनके परिवार को मरने के बाद भी अगर ऊंचा कसौटी मच रही है तो ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए और सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज बता रही हूँ कि अनुकंपा नियुक्ति में 2 कर्मचारी थे जो नॉन प्रॉफिट अकाउंट, मैंने पूरा आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जिसमें लोनी से लोन लेने वाले लोगों से वसूली करनी थी शाखा प्रबंधकों को, लेकिन उनसे वसूली नहीं करके उन लोगों ने लापरवाही करी और जो नॉन प्रॉफिट अकाउंट थी इसकी राशि जितेंद्र नाथ के ऊपर 63,000 लग गई और भ्रष्टाचार के तहत ब्रजेश भदौरिया पर 40,54,000 लगी, जबकि दोनों ही व्यक्ति दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बैंकिंग सही है ना बैंकिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे और हेड ऑफिस में थे और दोनों को ही कोई भी तरह का वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं था। इवन तो जो जांच है इनकी धारा 55 की धारा 57 की उसमें है, उसमें भी जो धारा 55 में तो जो एलिगेशन लगा है वो सारे शाखा प्रबंधक से संबंधित लगा दिए और स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया को वरिष्ठ प्रबंधक बताकर उनकी जांच की गई। वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है, मैं आप कोई भी अगर चाहे तो मैं दे सकती हूँ। और दूसरा है कि जो दोनों ही जो कर्मचारी थे जितेंद्र नाथ जी और ब्रजेश भदौरिया, दोनों के बारे में 57(2) के अंदर जांच में लिखा गया है कि इन्होंने स्क्रूटनिंग करते समय लापरवाही की। तो लापरवाही के तहत बाकायदा अनुशासन में डिसिप्लिनरी ऑर्डर करने का राइट है, न कि उनसे पैसे वसूल करने का। लेकिन भ्रष्टाचार की कोई मेलिमेंट्स या परिभाषा नहीं होती है। अगले अधिकारी को लगा कि अगला पैसा नहीं दे रहा है कुछ भी, तो इसको कैसे न कैसे परेशान करके इसको प्रताड़ित किया जाए। हालांकि वो प्रताड़ित होकर अवसाद में चले जाकर और उनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद में अब अनुकंपा नियुक्ति में आप ये देखिए स्वर्गीय जितेंद्र नाथ जी के पुत्र को 90 दिन में नौकरी दे दी गई, लेकिन स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया के पुत्र को आज दिनांक तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। इसके बारे में जब हमने सूचना अधिकार में जानना चाहा तो श्रीमान ओमपाल जी थे, उन्होंने 16 अक्टूबर 2020 को लेटर लिखकर हमें ये बताया कि भी आप अगर 40,54,000 जो स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया पर जो वसूली है वो जमा कराएंगे तब आपको ये नौकरी दी जाएगी। जबकि ऐसा कोई भी ये नियम या प्रावधान सरकारी सेवा में नहीं है, क्योंकि जो मरने वाले मेरे भाई थे वो ना तो उन्होंने गबन किया था, ना ही वो बर्खास्त थे, ना ही निलंबित थे। इसके अलावा ये बता दूं कि ऑलरेडी अक्टूबर महीने तक स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया के 80 से 90 लाख जो परिलाभ थे वो बैंक के पास ही डिपॉजिट थे। उसके बाद भी ये भी बताऊंगी कि जब हम उनको पीएफ और ग्रुप इंश्योरेंस दे दिया गया उसके बाद भी 35 लाख रुपया आज भी बैंक के पास जमा है। फिर भी जो अधिकारी है प्रबंध निदेशक ओमपाल जी, उन्होंने 40,54,000 और मांगे जो स्पष्ट है कि वो भ्रष्टाचार के तहत मांग रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास 35 लाख उस कर्मचारी के जमा है और वो व्यक्ति मर चुका है, हालांकि जो नियम है उसके तहत अगर सेवा काल के दौरान अधिकारी किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो विभाग की कार्रवाई है वो ड्रॉप हो जाती है। इसके तहत एडिशनल रजिस्ट्रार जोधपुर ने भी हमें जानकारी दी कि हमने आपके खिलाफ जो कार्रवाई है जो वसूली है वो ड्रॉप कर दी है। लेकिन जो ओमपाल जी है उन्हें तो सिर्फ एक महिला को कैसे न कैसे क्योंकि शायद लगता है उनको महिलाओं से विशेष चिड़ भी, उन्होंने पहले भी एक महिला पर झूठे इल्जाम लगाए थे कि ये माहौल ख़राब करते हैं इस ऑफिस में आकर, इसलिए कभी भी मेरी भाभी कार्यालय में नहीं गई। वैसे भी वो पर्दानशील महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं और फिर भी वो कभी कार्यालय गई तो उन्हें पता चल गया कि ये अधिकारी महिलाओं पर भी झूठे आरोप लगा के उन्हें बदनाम कर सकता है। तो यहाँ बताऊँगी 40 लाख उन्होंने और मांगे हमसे मेरी भाभी से। तो उसके बाद में जब हमने और जानकारी मांगी, भाई ऑलरेडी आपके पास 35 लाख जमा हैं और 40 लाख आप और क्यों मांग रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक नया पैंतरा खिला और उसके तहत उन्होंने जो अध्यक्ष थे दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का अपना एक संचालक मंडल है जिसमें अध्यक्ष होते हैं और उसके अध्यक्ष जो एक पूरी कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के शायद 14 या मेंबर होते हैं जो ये डिसीजन जो बैंक के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो उसमें अध्यक्ष के द्वारा एक विधिक राय ले ली गई कि भैया जो बैंक के वो लॉयर थे उनसे कि स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया के पुत्र को नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी वसूली राशि जमा नहीं कराई और
जो उन्होंने विधिक राय में जो रेफरेंस दिए, दो दो कर्नाटक के जो केस थे उनका रेफरेंस दिया। दोनों ही केस स्वर्गीय ब्रिजेश बदौरिया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं कोई भी मांगे तो मैं दे सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही जो कर्नाटक के, वैसे तो कर्नाटक और राजस्थान का जो अनुकंपा नियुक्ति का जो नियम है बिल्कुल अलग है। उसके बाद भी कर्नाटका के दोनों ही जो केस हैं अनुकंपा के, वो ब्रिजेश बदौरिया के पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति से मैच नहीं करते हैं। जिसमें एक में है तो एक व्यक्ति ने SBI बैंक में गबन किया और वो व्यक्ति बर्खास्त था और इसीलिए उसके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि स्वर्गीय ब्रिजेश बदौरिया उन्होंने कोई प्रकार का गबन नहीं किया और ना वो बर्खास्त थे, ना निलंबित थे, ना वो उन पर कोई ACD की कार्रवाई थी। दूसरा केस उन्होंने बताया का रेफरेंस दिया, वो भी कर्नाटका का है, जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें उस केस के तहत है कि भी जो एक व्यक्ति था उसकी डेथ हो गई और उसकी बेटी ने अपने फादर की डेथ के बाद में अपने पति से डाइवोर्स लेकर अनुकंपा नियुक्ति की डिमांड करी। तो बिल्कुल ही गलत है कि आप फादर की डेथ के बाद अपने पति से डाइवोर्स लेकर अनुकंपा नियुक्ति की डिमांड करते हो, तो उसके अंदर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। तो दोनों ही मैटर स्वर्गीय ब्रिजेश बदौरिया के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति से मैच नहीं करते हैं। स्पष्ट है कि अधिकारी ने ये जो MD ओमपाल जी थे, उन्होंने ये अध्यक्ष महोदय से डिसीजन इसलिए दिलवाया क्योंकि उस समय जब ये डिसीजन लिया तो जो अध्यक्ष महोदय वो भी डिसमिस थे, वो बर्खास्त थे, अपने पद से डिसमिस हो चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर भी नॉन प्रॉफिट अकाउंट में आरोप था। और इसके अलावा एक दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में सोलर जो प्लांट लगाया, उसके तहत भी उन्होंने जो उनके तहत भी उनके ऊपर गबन का और भ्रष्टाचार करने का ACD में भी मामला दर्ज हो चुका है। तो इस कारण से उनको मतलब बर्खास्त है, उनको उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लेना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें स्टे नहीं दिया। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी बर्खास्त है, अगर वो एक बच्चे को, मितेश नाथ को अगर नौकरी दे रहा है तो वो भी गलत है, वो जो अनुकंपा नियुक्ति वो वैलिड नहीं है। दूसरी बात है, अगर वो ब्रिजेश भदौरिया के लिए संचालक मंडल में बैठ के वो अध्यक्ष अगर और वो डिसीजन ले रहा है कि ब्रिजेश भदौरिया के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती, तो वह भी वैलिड नहीं है, क्योंकि वो अध्यक्ष है वो ऑलरेडी बर्खास्त था। और श्रीमान MD ओमपाल जी ने ये जो कार्रवाई इसलिए करी क्योंकि 1 साल तक वो उनकी जो बर्खास्त की जो फाइल थी वो दबा के बैठे थे। ये वाली न्यूज़ भी न्यूज़पेपर में आ चुकी थी। तो टोटली स्पष्ट है कि भाई इसमें इन्होंने सिर्फ एक महिला को उसको आर्थिक प्रताड़ना देने के लिए पूरी कार्रवाई की है। इसके अलावा मैं बताऊंगी कि दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव में अनुकंपा नियुक्ति में बहुत ही बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। एक धर्मेंद्र कुमार जी हैं जो आज मैनेजर के पद पे हैं और उन्हें 17 साल में बैंकिंग असिस्टेंट बना दिया गया था। और आज उनको ओमपाल जी ने, जब मैंने उनके बारे में जानकारी मुझे मिली और जांच प्रति भी मुझे मिली कि कैसे 17 साल में उनको बैंकिंग असिस्टेंट बनाया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप 17 साल के बच्चे को तो नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आप एक एलिजिबल जो है उसे नौकरी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो धर्मेंद्र कुमावत थे वो 17 साल में 11th पास थे और उन्हें बैंकिंग सहायक बनाया, जबकि 1985 से भी दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बैंकिंग असिस्टेंट बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपल्सरी था और पियोन के लिए 11th पास एजुकेशन थी। तो उन्हें पियोन बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के तहत उन्होंने बैंकिंग सहायक बनाया। और उसके बाद भी अगर बना भी दिया तो आज भी जब कंप्लेंट की गई तो ओमपाल जी को उनको डिमोशन करना था, लेकिन उन्होंने उनका प्रमोशन करके उनको मैनेजर बना दिया। क्योंकि दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में प्रमोशन का भी एक नियम है कि अगर आप जो पैसा देगा उसका प्रमोशन होगा, नहीं तो जो नहीं देगा वो सालों साल बैंकिंग साइड से ही रिटायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद में मैं एक और उदाहरण बताऊंगी। एक सुभाष जी दवे थे जिनके पुत्र को 2 वर्ष तक इन्होंने अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी, जिसका आधार इन्होंने बताया कि जो सुभाष जी दवे हैं उनके पुत्र कल्पेश दवे हैं वो इनकम टैक्स पेयर हैं, इसलिए हम इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं देंगे। लेकिन इसी में भी मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार कैसे किया गया कि 2 वर्ष बाद कल्पेश दवे उसको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दी गई। तो क्या जो व्यक्ति पहले 2 वर्ष तक जिसे अनुकंपा नियुक्ति से वंचित रखा गया, यह कहते हुए कि यह इनकम टैक्स पेयर है, तो जब उसे अनुकंपा नियुक्ति दी 2 वर्ष के बाद में, तो क्या वो इनकम टैक्स पेयर नहीं रहा? अब ये सवाल आपसे है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार है या नहीं, या वो अधिकारी ओमपाल सिंह तो उस विधवा महिला से क्या चाहते थे, ये इसका जवाब आप ही दीजिए। और मैं चाहूँगी कि इस न्याय के खिलाफ हमारा साथ भी दीजिए। नमस्कार।